न्यूजीलैंड की टीम जो कि आई है इंडिया के टूर पर और खेल रही सबसे पहले तो 3 वनडे मैचेस की सीरीज, जिसका दूसरा ओडीआई मैच यहां पर खेला जाएगा उस राजकोट के मैदान पर जिसका नाम है निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। 14 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से मैच जब स्टार्ट होगा, भारत में ही मैच है तो भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है और निश्चित तौर पर 1:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर यह मुकाबला पूरे 50-50 ओवर का गेम, दोनों इनिंग्स खेला जाएगा। तो निश्चित तौर पर जैसे ही हम टाइमिंग पर ध्यान देते हैं, डे नाइट वनडे मैचेस की बात करते हैं और जैसे वेदर फिलहाल अभी चल रहा है, जहां पर राजकोट के अंदर वेदर फोरकास्ट बताता है कि पूरे दिन के दौरान तो धूप निकली होगी, लेकिन 17 से लेकर के 18 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा। हवा की स्पीड भी बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो ऐसी कंडीशंस में जब वेदर हमको दिखाई पड़ता है फोरकास्ट, तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में यहाँ पर ओस के जो चांसेस हैं वो लगभग तय हो जाते हैं। यानी कि सेकंड इनिंग की बैटिंग यहाँ पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और आसान होती चली जाएगी। हालांकि अगर आप यहाँ पर इतिहास चल करके देखें, यहाँ पर इस निरंजन शाह स्टेडियम के मैदान पर तो पहली बार तो यहाँ पर कोई सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिसेंट टाइम में, बहुत ही पुराना टाइम कोई यहाँ पर मैच हुआ था तो इंटरनेशनल वनडे मैच की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था 27 सितंबर 2023 को। यह भी एक डे नाइट मैच ही था, जहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 97 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जहां पर पावर प्ले के हिसाब से अगर आप देखें तो स्कोर काफी तगड़ा रहा। शुरुआती 10 ओवर में 90 और 72 का स्कोर बना, यानी कि निश्चित तौर पर अच्छी खासी बैटिंग ट्रैक यहाँ पर शुरू से ही देखने को मिली। लेकिन उसके पहले कोई वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था तो हुआ था 2020 में 17 जनवरी को, वो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही मैच था। यहाँ पर भी इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए उस मैच को जीता था। सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को केवल 304 के स्कोर पर ऑल आउट तो कर दिया, लेकिन उसके पहले उन्होंने खुद 340 रन बनाए थे। यानी कि दोनों इनिंग्स में जिस तरीके की स्कोरिंग हुई वो भी क्लियर करता है कि बैटिंग के लिए पिच बहुत ही जबरदस्त है। पावर प्ले में भी अच्छी खासी स्कोरिंग हुई और उसके पहले एक और मैच 2015 में हुआ था, इंटरनेशनल वनडे मैच की बात कर रहा हूं, वो भी डे नाइट मैच था और उसमें देखें और ध्यान रखिएगा ये तो डे मैच था, लेकिन ये भी जो डे नाइट मैच था ना, यहाँ पर भी 270 रन का जो साउथ अफ्रीका का स्कोर था वो डिफेंड हो गया। इंडियन टीम केवल 252 रन ही बना पाई, जहां पर पावर प्ले में यहाँ पर भी कोई खास दिक्कत देखने को मिली नहीं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल वनडे मैचेस की बात करें, चाहे डे मैचेस हो और चाहे डे नाइट मैचेस हो, जो 3 मुकाबले यहाँ पर खेले गए उसमें से देखें तो 3 के तीनों मुकाबले जो पिछले हुए हैं, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन ये बात काफी पुरानी हो चुकी है, लास्ट मैच यहाँ पर 2023 में हुआ था। तो रिसेंट की तरफ अगर आप चले तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, इंडिया की वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट। यहाँ पर जनवरी 2026 के महीने में 3 मुकाबले टोटल खेले गए, जहां पर इस मैच में अगर आप देखें तो बड़ौदा ने 391 का स्कोर खड़ा किया, टीम ऑल आउट हो गई और उसके जवाब में चंडीगढ़ की टीम को 242 के स्कोर पर ऑल आउट किया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो हैदराबाद ने 6 जनवरी को 352 का स्कोर खड़ा किया और यहाँ पर बंगाल की टीम को अगर आप देखें 245 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और एक और मैच यहाँ पर बड़ौदा और विदर्भ का, जहां पर पिछले इन 6 मैचेस के रिकॉर्ड्स में अगर आप देखें तो पहली बार कोई एक ऐसा मैच था जो कि चेज हुआ, जहां पर 293 का स्कोर जो बड़ौदा ने बनाया था उसको विदर्भा ने चेज करते हुए 296 रन बना करके 1 विकेट पर मैच को जीत लिया। तो बेसिकली कहने का लब्बल हुआ अब यही है कि इन 6 मैचेस में तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आज का वेदर है, जो कि निश्चित तौर पर जनवरी में भी था, लेकिन वहां पर निश्चित तौर पर 2 मैचेस तो डे मैचेस थे, इसका भी एक रीजन था। और लेकिन आज चूंकि डे नाइट वनडे मैच है तो काफी हद तक मुझे क्लियर कट समझ में आता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग ही करेगी। रिजल्ट चाहे पहले के चाहे जैसे आते हो, लेकिन रिजल्ट को भी दिमाग में आपको रखना है कि अगर बाई चांस न्यूजीलैंड की टीम भी अगर यहाँ पर टॉस जीत गई, पहले फील्डिंग कर गई और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने जाती है, तो एक आउटसाइड चांस इंडियन टीम के बॉलर्स के लिए बनेगा, क्योंकि वो टीम स्पिन उतना अच्छा खेलती नहीं। हालांकि स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत विकेटें तो नहीं मिलती, अगर आप इन 6 मैचेस में देखें तो 30 विकेटें स्पिन को है, पेस को 55 विकेटें और दोनों इनिंग्स में लगभग बराबर मात्रा में विकेटें हैं। लेकिन जो भी रिजल्ट्स यहाँ पर हैं वो बताते हैं कि मौका पहली इनिंग की बैटिंग के लिए भी बनेगा, सेकंड इनिंग के लिए मौका यहाँ पर ज्यादा बनता दिखाई पड़ रहा है, चूंकि ओस आने के चांसेस है। तो हमको ये देखना पड़ेगा जरूर अपडेट्स में कि सेकंड इनिंग के दौरान यहाँ पर टॉस के बाद जो हमको पता चलेगा ओस आने की कितनी संभावना है, साथ ही साथ जो पिच मिलेगी उस पर क्रैक्स कितना है, कैसी मिट्टी का नेचर क्या है उस पिच का, वो सारे अपडेट्स में पिच के बारे में और ओस के बारे में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए और यहीं पर मेरी अपनी फाइनल टीम भी आएगी। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन करिए। फिलहाल आइए देखते हैं क्या प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर उतर सकती है आज इंडियन टीम की तरफ से, जहां पर एक मेजर चेंज है। पूरे चांसेस है कि नीतीश कुमार रेड्डी आज के इस मैच में आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे वाशिंगटन सुंदर की जहां पर, चूंकि आपको पता ही होगा पहले तो ऋषभ पंत वनडे सीरीज से बाहर हो गए, उनकी जहां पर रिप्लेसमेंट के तौर पर ध्रुव जुरेल आए और पिछला वाला जो वनडे मैच हो रहा था वहां पर बॉलिंग के दौरान वाशिंगटन सुंदर को दिक्कत आ गई, चोट लगी, हालांकि बाद में आकर के उन्होंने बैटिंग करी, लेकिन फिर भी वो ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनकी जहां पर भी एक रिप्लेसमेंट आयुष बदोनी का लाया गया है। हालांकि वो इसी वनडे मैच के दौरान टीम को ज्वाइन करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता वो खेल पाएंगे। लगभग सिमिलर टाइप के खिलाड़ी है, बैटिंग ज्यादा बेहतर करते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी ही उनकी जहां पर खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी ओवरऑल
प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले ही मैच की यहाँ पर रहने वाली है, जो कि आपके सामने है। और उसके बाद बेंच के जो ऑप्शंस अगर आप उसको देखें तो यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जुरैल है, अर्शदीप सिंह है, वाशिंगटन सुंदर जो कि बाहरी हो चुके हैं, इन्हीं की जगह पर आयुष बदोनी आए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर आप ओवर्स के नंबर्स देखें जो पिछले मैच में किए गए इंडियन बॉलर्स के द्वारा, तो मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और जडेजा, यही कुल टोटल ओवरऑल 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, जिसमें आप निश्चित तौर पर सुंदर के यहाँ पर आज के इस मैच के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को रिप्लेस कर दीजिए। और बाकी निश्चित तौर पर ऑन एन एवरेज चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे सिराज हो, जो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेगा उसके 8 से 10 ओवर के बॉलिंग के चांसेस बनेंगे। वही 1-1, 2-2 ओवर जो कटेंगे सभी के, वो नीतीश कुमार रेड्डी के पास जाएगा। ओवरऑल वही फिगर बनता दिखाई पड़ता है। बाकी ओडीआई क्रिकेट के अंदर इंडियन प्लेयर्स का क्या इतिहास रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पर करियर के आंकड़ों के साथ देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर आपको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। जिसमें मैचेस की संख्या, रनों की संख्या तो आप देखेंगे ही। जैसे कोई बॉलर हुआ तो उसका स्ट्राइक रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा कि पहली इनिंग की बॉलिंग में कितनी गेंदें लगी है पूरे करियर के दौरान, एक विकेट निकालने में ऑन एन एवरेज, और सेकंड इनिंग के दौरान भी वो डेटा देख करके आप क्लियर कर पाएंगे कि किस इनिंग के लिए वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन को आपको ड्रॉप करना है रिस्क लेकर के, तो निश्चित तौर पर हर्षित राणा का एग्जांपल लेकर के मैं कह सकता हूं कि ये पहली इनिंग में चूंकि ज्यादा बेहतर बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, सेकंड इनिंग में भी विकेट लेते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं, तो वहां पर आप इनके ऊपर एक रिस्क ले सकते हैं। हालांकि वो रिस्क मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये आंकड़े आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये कर सकते हैं। निश्चित तौर पर रिस्क लेना कोई बड़ी चीज है नहीं, चूंकि आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं या मल्टीपल टीमों वाला कोई कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो वहां पर आपको ये करना होता है। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें तो पहला मैच निश्चित तौर पर आपको पता ही है इंडियन टीम ने जीता, काफी उतार चढ़ाव भरा मैच रहा था। बैटिंग न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी करी, बॉलिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे थी वहां पर भी इंडियन टीम की, लेकिन बाद में 300 का जो स्कोर था जिसको इंडियन टीम को चेज करना था, जबरदस्त शुरुआत हुई। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जब तक खेल रहे थे लग रहा था टीम बहुत आसानी से जीतेगी, फिर विराट कोहली आउट हो गए, फिर श्रेयस अय्यर आउट हो गए, बीच में जडेजा आए वो भी आउट हो गए, तो एक बार लगा कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर हर्षित राणा ने आकर के 29 नाबाद की ताबड़तोड़ पारी खेली। उसके पहले 2 विकेट इन्होंने लिया ही था और काफी हद तक जीत के करीब पहुंचाया, और उसके बाद ये आउट हो गए। लेकिन फिर वाशिंगटन सुंदर ने निश्चित तौर पर चार्ज संभाला, 7 रन बना करके नॉट आउट रहे, विकेट उसके पहले इनको मिला नहीं था। केएल राहुल ने वहां पर साथ में मिलकर के 29 रन बना करके टीम को पार लगाया और मैच यहां पर इंडियन टीम 4 विकेट से जीत गई। और उस मैच में रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए, 56 रन बनाए, शुभमन गिल ने 93 रन बनाए, विराट कोहली ने 49 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने, केएल राहुल ने बनाए 29 रन, जडेजा नहीं चले, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी तो पहला ही मैच खेलेंगे। बाकी हर्षित राणा के परफॉर्मेंस आपको मैं बता चुका हूं। बाकी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिया, 1 विकेट लिया कुलदीप यादव ने। इसके पहले भी ये सारे जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं काफी तगड़े फॉर्म में रहे हैं। और ओवरऑल इसी रीसेंट फॉर्म को देखने के बाद जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस हुई ना, बहुत सारे लोग जो अपनी टीम बनाएंगे आज के इस मैच में, लोग काफी हद तक रोहित शर्मा, शुभमन गिल के बीच थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल को लेकर के किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन होने वाला है नहीं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और हर्षित राणा जैसे जो 4 ऑप्शन हैं जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा काम किया है। कुलदीप को शायद आज लोग कम थोड़ा सा इंटरेस्ट ले टीम में पिक करने के लिए, लेकिन बाकी तीनों पेसर्स में से कौन से 2 हमारी टीम में कम से कम होने चाहिए, या बाकी चारों के चारों बॉलर हम लेकर के जाएं और प्लस ये 3 बैटर। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित तौर पर 7 प्लेयर तो आप इधर से ही ले गए, तो न्यूजीलैंड के कौन से प्लेयर लेंगे, और 7 लेंगे भी तो भी आपके पास निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर से एक बैटर मिसिंग होगा। तो एक्चुअल में कौन से प्लेयर हमारी टीम में आने चाहिए उसी को समझने के लिए, और साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी का भी तगड़ा ऑप्शन है, उसी को समझने के लिए आगे के स्टैट्स अगर आप देखें तो दिखाई पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हेड टू हेड में रोहित शर्मा के 30 मैच में 1000 से ज्यादा रन है, 37 का जबरदस्त एवरेज है। और इवन चाहे आप गिल की बात कर ले, कोहली की बात कर ले, श्रेयस अय्यर की बात कर ले, केएल राहुल की बात कर ले, इवन जडेजा जो कि 43 के एवरेज से रन बनाते रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ, सभी के बैटिंग एवरेजेस अगर आप देखेंगे ना तो रोहित शर्मा का ही है 40 के नीचे, बाकी सभी का 50 या इवन 60 के भी ऊपर का है। तो ड्रॉप करना तो निश्चित तौर पर इन आंकड़ों के बेसिस पर भी काफी मुश्किल ही है। रेड्डी तो हालांकि खेले नहीं। हर्षित राणा का पिछला मैच पहला ही मैच था जो कि 2 विकेट ले गए। कुलदीप भी 14 मैच 25 विकेट ले चुके हैं। मोहम्मद सिराज 5 मैच 9 विकेट ले चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछला मैच जो खेला पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 2 विकेट ले गए। इवन बेंच पर सुंदर है जो कि फिलहाल बाहर हो चुके हैं। कुलदीप यहाँ पर अगर आप देखें, अर्शदीप सिंह है जो कि 2 मैच में विकेट नहीं ले पाए हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्लेइंग 11 खेल रही है उनकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल ऐसी रही है हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के खिलाफ, यहां से भी आपको कुछ आइडिया मिलेगा नहीं कि एक्चुअली आप ड्रॉप किसको करें। तो आकर के वेन्यू के आंकड़े से थोड़ा सा वही हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर भी देखेंगे कि इस निरंजा शाह स्टेडियम पर रोहित शर्मा ने 3 वनडे मैच खेले, 188 रन बनाए, 63 का जबरदस्त एवरेज है। कमाल की परफॉर्मेंस इनकी भी यहाँ पर है। विराट कोहली ने आखिरी मैच जो पहला मैच यहाँ पर खेला था शायद 2013 में, उसमें केवल नहीं चले थे। उसके बाद जो 3 और मैचेस इन्होंने खेले, कुल टोटल मिलाकर के 4 मैच 236 रन है, 59 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर के नंबर से यहाँ पर 2 मैच 55 रन है, जबकि केएल राहुल के 2 मैच में 106 रन है, 53 का एवरेज है। जडेजा के यहाँ पर 3 मैच 62 रन है, 2 विकेट है। कुलदीप के 2 मैच पे 4 विकेट है। सिराज और कृष्णा के यहाँ पर एक मैच में एक विकेट है। तो निश्चित तौर पर हेल्प तो आपको यहाँ से भी नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल
क्योंकि आपको एक टीम तो बनानी ही बनानी है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप विराट कोहली को, श्रेयस अय्यर को टीम में तो 100% रखिए, और उसके साथ साथ हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को भी रखिए, और कुलदीप यादव को भी रखिए अगर पहली इनिंग की बॉलिंग इंडियन टीम की होती है तो। लेकिन अगर वहीं पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग होती है और ओस की भी संभावनाएं बनती दिखाई पड़े तो निश्चित तौर पर वहां पर आप ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम से प्रसिद्ध कृष्णा को भी और इवन हर्षित राणा को भी। ये दोनों मेरे हिसाब से पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि सिराज को ड्रॉप करिए, प्रसिद्ध कृष्णा को रखिए। यानी कि सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में भी कुलदीप को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा ड्रॉप करने को। इन तीनों पेसर्स में से किसी एक को आप ड्रॉप करिए और एक एक्स्ट्रा बैटर अपनी टीम में ऐड करिए, चाहे रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को। थोड़ा सा अगर आप सेफ खेलना चाहते तो आप जाइए शुभमन गिल के साथ, थोड़ा सा अगर आप रिस्की प्ले करना चाहते तो जाइए रोहित शर्मा के साथ। हालांकि रोहित शर्मा के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको पता है कि वो फ्लैशी शॉट्स खेलते हैं तो आउट होने के चांसेस उनके थोड़े जल्दी बनते हैं, और शुभमन गिल को थोड़ा अपने आप को प्रूव भी करना है। हालांकि रोहित शर्मा सबके फेवरेट ऑप्शन होंगे, ये आपको मुझे पता है। तो इन चारों में से कोई तीन बॉलर, जिसमें सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में किसी एक बॉलर को ड्रॉप करना है, और जो ड्रॉप करना है ना, या तो आप करिएगा सिराज को या तो हर्षित राणा को, किसी एक को। और बाकी ऊपर से बैटिंग में ये दो ऑप्शन तो पक्के तौर पर है, बाकी किसी एक और बैटर को पिक करिए, और साथ ही साथ केएल राहुल को सातवें ऑप्शन के तौर पर भी आप लेके जा सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं कि इंडियन टीम जीतेगी। और सातवां ऑप्शन अगर आप इधर से लेके जाएंगे तो उधर से आपके पास 4 ही ऑप्शन बचेंगे, तो वो 4 ऑप्शन कौन से बेस्ट होंगे वो भी आगे देखिएगा। फिलहाल प्लेयर बैटल देख लीजिए कि रोहित शर्मा के काइल जेमिसन के खिलाफ 44 गेंद पर 33 रन बनाकर के 2 बार आउट हुए हैं, और माइकल ब्रेसवेल पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। आदित्य अशोक ने पिछले मैच में शुभमन गिल को आउट किया था, और बाकी विराट कोहली ने ब्रेसवेल, काइल जेमिसन को जब भी फेस किया पिछले मैच में काइल जेमिसन पर ही आउट हुए थे। माइकल ब्रेसवेल पर भी 31 गेंद पर 38 रन बना करके 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी जडेजा और श्रेयस अय्यर भी काइल जेमिसन पर ही पिछले मैच में आउट हुए थे। बेसिकली काइल जेमिसन की जो हाइट है और जो पिछले मैच में काली मिट्टी की पिच थी, उनकी पेस और बाउंस जो वेरी कर रही थी ऊपर नीचे, उसकी वजह से दिक्कतें आई और ये बैटर्स आउट हुए। तो काइल जेमिसन हमेशा इसी वजह से मैं कहता हूं, जिस तरीके के बॉलर हैं स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पर, सब कॉन्टिनेंट टीमों के खिलाफ एक बहुत अच्छे ऑप्शन हमेशा होते हैं। हालांकि जैकरी फूक्स भी ठीक उसी तरीके के ऑप्शन है। बाकी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेली थी वो तो है ही, वही पॉसिबली आज खेलती दिखाई पड़ेगी। बाकी बेंच आपके सामने, और बेंच के बाद जो बॉलिंग हुई पिछले मैच में उसके भी आंकड़े आपके सामने है, जिसमें आपको कुल टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जिसमें डैरेल मिचेल ने केवल एक यानी कि 36वां ओवर किया था, यानी कि एक लास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ट्राई किए जाएंगे या किए भी गए थे पिछले मैच में, क्योंकि विकेटें गिर नहीं रही थी। और बाकी बॉलर्स तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 बॉलर काइल जेमिसन, जैकरी फूक्स, आदित्य अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क और माइकल ब्रेसवेल होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ ओवर्स ज्यादा करेंगे। जिसमें ग्लेन फिलिप्स का भी एक एडिशन आप कर सकते हैं डैरेल मिचेल के साथ। हालांकि डैरेल मिचेल तो निश्चित तौर पर एक बैटर के तौर पर ही मोर देन इनफ है कि अपनी टीम में आप उनको लेकर के चले जाइए, खास करके जब सामने इंडियन टीम हो। इसके बाद आकर के करियर के आंकड़े आप देख सकते हैं इंडियन, यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का, जहां पर आप उनके पूरे एक्सपीरियंस को समझ पाएंगे ओडीआई क्रिकेट में, जैसे आपको मैंने इंडियन प्लेयर्स के बारे में समझाया था, ठीक उसी तरह से। उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखिए तो पिछले मैच में तो बैटिंग अच्छी की इन्होंने, लास्ट में आकर के बॉलिंग भी अच्छी की। ओवरऑल अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस उसमें कॉनवे और हेनरी निकल्स ने शानदार हाफ सेंचुरीज लगाई शुरुआत में। उसके बाद विल यंग जैसा कि ये खेलते रहे इंडियन टीम के खिलाफ, खास चले नहीं पिछले मैच में। डैरेल मिचेल एक बार फिर से इंडिया के खिलाफ शानदार खेलते हुए 84 रन बनाए, और इसके पहले भी काफी धमाकेदार फॉर्म में ना सिर्फ ये रहे थे, इवन डेवॉन कॉनवे भी रहे थे। और उसके बाद बात करें ग्लेन फिलिप्स, ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, मिच हे भी नहीं चले। माइकल ब्रेसवेल ने भी 16 रन बनाए, विकेट मिला नहीं इनको, जबकि जैकरी फूक्स भी अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद विकेट नहीं ले पाए। हालांकि नंबर्स अगर आप इनके देखेंगे तो इसी की बेसिस पर आप देखेंगे लोग इनको अपनी टीम से इग्नोर भी कर देंगे, लेकिन इनको मैं ना सिर्फ एज अ प्लेयर बल्कि एज अ डिफरेंशियल, अगर आप कई मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग जैसी टीम बना रहे हैं, तो वहां पर आप किसी न किसी मैच में आप इनको किसी न किसी टीम में कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। काइल जेमिसन भी ठीक उसी तरीके के ऑप्शन है, जिन्होंने 4 विकेट पिछले मैच में लिया। बाकी क्रिश्चियन क्लार्क जो कि है एक बॉलिंग ऑलराउंडर, उसी तरीके की परफॉर्मेंस देकर गए, 24 नवाद की पारी और 1 विकेट लिया। आदित्य अशोक ने भी 1 विकेट लिया। लेकिन ओवरऑल जो यूटिलिटी या जिस तरीके की इंडियन टीम है उसके खिलाफ जिस तरीके की बॉलिंग आपकी टीम में होनी चाहिए, उसमें काइल जेमिसन और जैकरी फूक्स तो 2 बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद बैटिंग में डैरेल मिचेल, डेवॉन कॉनवे को आप मिस कर नहीं सकते कभी भी जब सामने इंडियन टीम हो, जिसमें निश्चित तौर पर हेनरी निकल्स का भी एक नाम आता है। अगर आप 5वां प्लेयर अपनी टीम में न्यूजीलैंड का लेकर के जाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वरना एक और नाम यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल का भी है, जिनको आप ज्यादा सेफर ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, जो कि ये अपनी राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग दोनों से काम आएंगे। तो दोनों में से कोई एक, जिसमें सबसे सेफ होंगे माइकल ब्रेसवेल, 5वें ऑप्शन के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसी में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो क्रिश्चियन क्लार्क भी एक बहुत अच्छे ट्रम्प रहेंगे। तो उम्मीद करूंगा यहाँ पर आपको मैंने 4 सेफेस्ट और 2 में से किसी एक ऑप्शन को जो आपको ट्राई करना है उसमें से भी जो सेफ होगा वो भी बता दिया, और जो एक
और ट्रम्प होगा क्रिश्चियन क्लार्क, उसको भी समझा दिया, जिसमें आगे आकर के उसका रीजनिंग भी आप समझ सकते हैं हेड टू हेड के आंकड़े में कि विल यंग तो कुछ खास कर नहीं पाते इंडिया के खिलाफ, लेकिन हेनरी निकल्स और डेवॉन कॉनवे हमेशा बढ़िया खेलते हैं। इवन डैरेल मिचेल के आंकड़े भी कमाल के हैं। ब्रेसवेल के भी 7 मैच में 51 का बैटिंग एवरेज है, 3 विकेटें हैं। और उसके बाद काइल जेमिसन के 5 मैच 9 विकेटें हैं। क्रिश्चियन क्लार्क ने पिछले मैच में 1 विकेट लिए 24 रन बनाए। इसके बाद इस वेन्यू पर तो कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर खेला नहीं, तो उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं। बाकी यहाँ पर प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो डेवॉन कॉनवे ने हर्षित राणा के खिलाफ पिछले मैच अपना जो विकेट दिया 15 गेंद पर 13 रन बनाकर के एक बार आउट हुए। मोहम्मद सिराज पर भी 2 बार सस्ते में आउट हो चुके, तो 2 इंडियन बॉलर्स हैं शुरुआती ओवर्स के ही जो कि इनको परेशान करते रहे हैं। बाकी हेनरी निकल्स, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा यानी कि स्पिन बॉलिंग पर थोड़ा फंसते हैं। बाकी डैरेल मिचेल को भी प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने अपने गेंदों पर सस्ते में आउट कर रखा है ऑलरेडी। इसके बाद अगर हम देखें तो माइकल ब्रेसवेल है जो कि कुलदीप पर विकेट दे चुके हैं, 33 गेंद पर 31 रन बना करके एक बार ओवरऑल ठीक ठाक खेले हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत स्पिन के खिलाफ रही है न्यूजीलैंड के इन प्लेयर्स को। बाकी ओवरऑल जो इंडियन बॉलर्स हैं जिसमें सिराज हो गए, हर्षित राणा हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, वो भी परेशान करते रहे हैं। और बाकी निश्चित तौर पर एक बात तो क्लियर है इस सभी पूरी की पूरी डेटा एनालिसिस के बाद कि निश्चित तौर पर फेवरेट तो इंडियन टीम ही है, जो कि अगर आप टीम बनाने जाएं ऑप्शंस को चेक करेंगे ना तो वैसे ही इंडियन टीम के पास आपको 8-9 ऑप्शन मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 ऑप्शन मिलेंगे। हालांकि फिर भी पहले मैच बढ़िया खेली न्यूजीलैंड की टीम, तो उसको देखते हुए टॉस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओस की संभावना क्या रहेगी उसको देखना काफी जरूरी है। तो जो भी पिच रिपोर्ट या ओस की संभावना के बारे में जानकारी होगी टॉस के बाद की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो जाकर के ज्वाइन करिए। यहीं पर फाइनल टीम भी आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे रखा है, जाकर के क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इस बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।